हो गया, जीमेल है, गूगल ड्राइव है, ये सब क्या हो रहा है, ये जनरल पर्पस के सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस में क्या होता है कि आपको पैसा देना पड़ता है। गूगल फॉर्म इज ए जनरल पर्पस के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस है, सर्वे मंकी, इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये डिफरेंस है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एक है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प मेंटेन और कॉन्फ़िगर ए कंप्यूटर। Many of these are installed at the same time as the OS, but they can also be added afterwards. Some examples are ये आपके क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो आपको जरूरत पड़ती है तब आप उसको डाउनलोड करते हो। एंटीवायरस अगर आपके आपके सिस्टम में जरूरत नहीं है तो आप जबरदस्ती नहीं डालते हो। डालते हो जबरदस्ती? नहीं डालते हो। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको जब जरूरत पड़ती है तब आप उसको यूज करते हो, ये होते हैं आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। वो काम नहीं करता। हाँ, एंटी एंटीवायरस काम करना, काम काम नहीं नहीं करता। करते एक्चुअली, बहुत कम लोग उसको करते हैं, मैं तो हमारे सिस्टम में भी नहीं है मेरे एक्चुअली में वो। भी वो हाँ है, काम नहीं करता, वो हैंग वगैरह होता रहता हाँ, है। वो हैंग, वो एक्चुअली वो ना फाइल थोड़ी ज्यादा हैवी हो जाती है हम्म, उसकी वजह से, तो वो उसके बिना ही चल जाती है चीजें, तो तो कुछ यूटिलिटी मतलब नहीं कुछ मतलब, एंटीवायरस। हाँ। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जब आपको जरूरत होती है आपको मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर के, इसलिए आप यूज करते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? ठीक है, चलो। अब देखो, ये मैंने कंपैरिजन बताया है आपको, कैसे कंपैरिजन बताया है। एक ये हमारा है कंपैरिजन ऑफ ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो मैंने आपको बताया कि आपके लिए, सबके लिए ओपन होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको पे करने से, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर करते हो, तो जैसे आपको जीमेल एक लिमिट तक की फ्री है, लेकिन आफ्टर दैट अगर आप उस जीमेल को यूज करते हो तो यू हैव टू पे, आदर मंथली और आदर यू कैन टेक अ ईयरली पैकेज। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल कैसे बताऊं, कौन से सॉफ्टवेयर से तो जो पेड होते हैं, कोई है जो आपको याद हो? मैम ऐप होते हैं बहुत अच्छा। बहुत सारे ऐप है, जैसे जूम है, एक लिमिट तक आपका फ्री होता है, लेकिन उसके बाद जब आपको एक्सटेंशन करना हो तो वो पेड हम होता जैसे है। कि पढ़ाई वाले ऐप नहीं होते इतने सारे, हाँ अनअकैडमी, टेक्स्ट हाँ, बुक की वो सारी। सब आपके हाँ। पेड होते हैं। तो ये हाँ। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर में क्या है कि इनकी लाइसेंस फीस लगती है। प्रोप्राइटरी में लाइसेंस फीस लगती है, ओपन में लाइसेंस फीस नहीं होती है। ठीक है, अब आप पैसा दे रहे हो, तो जैसे आप ऐप यूज कर रहे हो क्लास प्लस का, वो क्या है, हम पे करते हैं उसके लिए। आप भी कुछ अमाउंट पे करते हो, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट हम पे करते हैं। जब हम पे करते हैं तो कोई भी दिक्कत होती है तो वो कमर्शियल सपोर्ट के लिए हमें एक टीम दी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ओपन होते हैं वो आपको इतना नहीं, अगर आपको गूगल में कोई दिक्कत हो रही है तो आपको कोई कॉल अटेंड करके आपको एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन वहीं आपने अगर पेड लिया है तो वो आप कॉल कर सकते हो, वो आपको नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, फिर सोर्स कोड एक्सेस, अब जो ओपन सोर्सेज है इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोप्राइटी। अब जैसे जो हमारा हमारा क्लास प्लस का जो ऐप है ईवीएस एकेडमी का, उसमें मैं अपने हिसाब से कोई मॉडिफाई नहीं कर सकती हूँ। जो उन्होंने चीजें बनाई है उसी के हिसाब से हमें चीजें यूज करनी है। अगर मैं चाहती हूँ कि कुछ सिस्टम यहाँ से वहां हो जाए, कुछ चीजें यहाँ से वहां हो जाए, तो वो मैं अपने तरीके से नहीं कर सकती। जो उनका एक पैटर्न बना है उसी को ही मुझे फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उसमें सोर्स कोड का एक्सेस आपके पास नहीं होता, लेकिन ओपन में क्या होता है, आप अपने हिसाब से चीजें कुछ कुछ मॉडिफाई कर लेते हो क्योंकि वो ओपन है। ठीक है, अब यहीं पे डिफरेंस बिटवीन ये वही वाली चीजें जो मैंने यहाँ पे, जैसे ओपन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो गए आपके, लिंगस, ओपन ऑफिस, फिर प्रोप्राइटरी में विंडो, विस्ता, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये पहले थे। अब थोड़ा ये माइक्रोसॉफ्ट तो फ्री हो गया है। ठीक है, ये एडोब, जैसे आप एडोब फोटोशॉप वगैरह लेते हो तो ये क्या होता है, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। जब आप पे करते हो तो आपको वो पूरी टीम सपोर्ट करती है। हम ठीक है, जैसे ये पीडीएफ मेकर वगैरह जो फ्री रहते हैं, ये हाँ, किस में आए? कुछ कुछ फ्री होते हैं। देखो, जो पीडीएफ कन्वर्जन करते हो और मेकर करते हो वो कुछ फ्री होते हैं, लेकिन जब आप उसको, आपका डेटा एक्सीड होता है ना, तो वो नहीं लेता, आपको फिर पेड वर्जन लेना पड़ता है। अच्छा मैम, जैसे ये फ्री हो गई तो ये ओपन में आ गए? हाँ, ये जिस लिमिट तक फ्री होते हैं वो ओपन में आ गए, यानी आप अपने हिसाब से, जैसे मान लो एक फ्री है, आप देखोगे पीडीएफ इंस्टॉल, मतलब जैसे पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करने की सॉफ्टवेयर फ्री काफी सारे हैं, लेकिन वो फ्री वाले जो है ना वो आपको एक लिमिट तक ही बस फ्री देते हैं। यानी अगर फाइल आपकी इतनी एमबी तक है तो ही आपको फ्री देंगे, अदरवाइज नहीं। और उससे ज्यादा की फाइल है तो या तो वो डेटा को एग्जरेट कर देते हैं या फिर आपको वो कहते हैं कि आप पेड वर्जन लो। मैम तो जैसे वो, अगर मान लीजिए हम्म, कि हमने कोई पीडीएफ कन्वर्ट करी हाँ वर्ड में, हाँ, तो
तो उसमें क्या हमें चेंजमेंट देखने को मिलेंगे? बहुत सारा डेटा उसमें, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, कंटेंट आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि कंटेंट जो आगे? क्योंकि देखो कुछ तो है, एक आधी पेज अगर आपको कन्वर्ट करना है तो वो हो जाता है। वो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप गूगल पर डालोगे ना पीडीएफ कन्वर्टर इन माइक्रोसॉफ्ट तो वो आ जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी फाइल 4 5 8 10 पेज से हो जाती है, फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो फिर हमें मैनेज करना पड़ता है कि हाँ, ऐसे या कि तो फिर आप जो मेन फाइल है उसको आधी आधी में कन्वर्जन करो। लेकिन आप जब बार बार एक ही सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो एक बार वो मना कर देता है। हाँ, बस एक दो बार के लिए रखता है। हाँ, बट मैम जैसे ये चीज है ना, तो उसमें सिर्फ इतना ही तो है कि वो पेजेस अलग से दिखाते हैं, पीडीएफ में थोड़े अलग स्लाइड्स होती हैं। पीडीएफ में यू कैन नॉट मेक योर एडिशन। एडिटिंग कभी भी पीडीएफ में नहीं कर सकते हो, इसीलिए लोग पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ताकि वो एडिटिंग आगे जाके कर पाए। हाँ, बस हाँ, मैम जैसे, इतना ही फर्क है? ये बहुत बड़ा फर्क है। नहीं नहीं, मतलब मैं। हम आपको फाइलें क्यों पीडीएफ में देते हैं? और एक बात आपको बताओ, जितने बार आप वर्ड फाइल खोलते हो उतने बार चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। हम्म। तो मैम फिर थोड़े क्या सेटिंग में फायदा? चेंज। हाँ, इसीलिए तो लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करके देते हैं ना। इसीलिए तो आपको सारी अच्छा। फाइलें जो भी मिलती है वो पीडीएफ में मिलती हैं, क्योंकि पीडीएफ में जैसे आपने चीजें डाली वो वैसी एज इट इज ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन आप एक वर्ड फाइल को, आप अपनी ही वर्ड फाइल को जितने बार खोलोगे उतने बार उसमें कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाएगा। तो मैम एक चीज है, लोग वर्ड में क्यों बनाते हैं? ताकि एडिटिंग कर पाए। एट अ टाइम? हाँ, एट ए टाइम। मान लो मुझे यही फाइल को वर्ड में कुछ एडिशन करना है, क्योंकि इसका एक्सेस मेरे पास है तो मैं तो चीजें कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते हो। आप लोग नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर मुझे कुछ चेंजेस करने के, मैं उसको कन्वर्जन करके चेंजेस कर सकती हूँ, क्योंकि इसका बेस मेरे पास है। अच्छा। ठीक है, कभी किया नहीं है आपने? मैम मैंने ना वर्ड वगैरह एक्सेल वगैरह यूज नहीं करे, एक्सेल एक बार करा है। अच्छा, और वर्ड वगैरह यूज नहीं करे, तो मुझे इनका इतना मतलब वो नहीं है। तो कोई मुझे नहीं, मतलब। लैपटॉप पे आप वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल खोल के देखना, कुछ ज्यादा इजी नहीं है। वर्ड में क्या होता है, आपका प्लेन होता है, कंटेंट डालने होते हैं, उसमें आप चीजें ऐड कर सकते हो। एक्सेल में क्या होता है कि आपको रोज एंड कॉलम्स बने बनाए दिए जाते हैं। हम्म। हाँ। ठीक है। तो मैंने, हाँ मैंने मतलब एक्सेल में एक रिपोर्ट तैयार करी थी। हाँ, तो वो आप कर सकते हो, वही रिपोर्ट आप वर्ड में भी कर सकते हो। और आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गए कि आप अपनी एक रिपोर्ट डालो और उसको कन्वर्ट कर दो। अगर वो एक एक लिमिटेड एमबी तक में है तो इजीली कन्वर्जन हो जाती है, नहीं तो फिर उसमें आपको पे करके लेना पड़ता है उसका एक्सेस। और मैम मतलब एक्सेल और वर्ड में सिर्फ इतना ही अंतर है, उसमें कॉलम्स बने हैं, उसमें प्लेन पेजेस एक हैं। बहुत बड़ा अंतर है बच्चा, क्योंकि जब आप वर्ड फाइल में आप अपने रिज्यूमे वगैरह किस में डालते हो, वर्ड में डालोगे, वो आप एक्सेल में नहीं डाल सकते हो। क्योंकि जब आप कोई रिज्यूमे कोई चीज डालते हो तो वो वर्ड में जो आपका कॉलम और रोज बने होते हैं, वो कॉलम और रोज के हिसाब से वो मटेरियल कंटेंट एग्रीगेट हो जाएगा। वो आपका रिज्यूमे उस फॉर्म में आएगा ही नहीं। तो आप एक एक्सेल में एक लिमिट की ही जगह होती है लिखने की। अभी आपको लगता है दिखाना पड़ेगा मुझे एक्सेल, और वो दिखाऊं? एक्सेल तो मैंने देखा है। देखा है। और हाँ। वर्ड, ये सारा वर्ड कंटेंट नहीं मैं देखा वर्ड है। में डाल सकती हूँ, ठीक है, लेकिन ये सारा कंटेंट मैं एक्सेल में नहीं डाल सकती, हम्म। क्योंकि इसमें रोज और एमएस वर्ड कॉलम्स होते में हैं छोटे छोटे। क्योंकि एमएस सर वर्ड में बोल रहे थे ना, क्योंकि मैम जो डीआई वाले सर हैं वो बोल रहे थे कि मतलब अगर तुम्हें अपना अपना रिज्यूम बनाना है तो वर्ड पे बनाना, मतलब हाँ, इसीलिए सीवी। तो वर्ड पे बोल रहे थे ना। इसीलिए तो बोल रहे थे, क्योंकि एक्सेल में तो बन ही नहीं सकता। एमएस वर्ड में तुम पैराग्राफ्स वो सीवी वगैरह बना सकती हो हाँ, वहाँ। वर्ड में आपको वही कंटेंट ही लिखना होता है, और उसी वर्ड को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। हम्म। जब आप सेव एज करते हो तो वहां पे सेव एज ऑप्शन आता है, सेव एज योर पीडीएफ। फिर है। हाँ। हाँ, ओके। तो मैम ये थोड़ा निपटे तो मैं यूज करके देखूंगी, क्योंकि पता होना चाहिए ना आगे ये यूज हाँ, करना है। हाँ, ये तो पता, आपको नहीं पता, मुझे तो लगा पता होगा ये सब चीजें आपको। नहीं मतलब मैम मैंने यूज नहीं कर रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, यूज तो देखो जब जरूरत होती है तभी करता है। सेव एज करोगी फाइल, आपको जिस जिस फॉर्मेट में फाइल चाहिए वो वहां पे ऑप्शन क्लिक कर लो, अपने आप सेव एज में आ जाएगा। अब जैसे मैम मतलब आजकल मतलब जो टेक्नोलॉजी है, जैसे हम है, हमें चीजें बेसिक्स पता है कि क्या कैसे क्या। बट हम्म। मैम हमने सारा यूज नहीं करा है, मतलब सब चीजें जब जो आती है मुंह पर आजकल तभी यूज काफी लोगों करते ने हैं। यूज किया है शिवानी। आजकल हाँ। काफी लोगों को सारी चीजें पता है, क्योंकि देखो, हाँ मतलब मैं वही तो बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ एक्सेल यूज करा है, वर्ड यूज नहीं करा है। नहीं, वर्ड वगैरह तो आप रिज्यूमे वगैरह बनाओगे किसमें, रिपोर्ट किसमें बनाओगे? आजकल ना पीपीटी का फॉर्मेट आ गया है, पीपीटी हाँ लोगों मतलब को आ मैंने गई है, लेकिन जो पहले तो लोग सीवी बनाया वर्ड में ही था, बनाते थे और प्रिंट निकालते थे।
हाँ, जो मैंने सीवी बनाया था वो मैंने ऐप डाउनलोड करा था, उसमें बनाया था। नहीं वो, हाँ, वो पीपीटी भी पावर पॉइंट में बनाते हैं। हाँ मैंने ऐप से बनाया था ना, उसका फॉर्मेट लेके। फॉर्मेट तो खैर इजीली मिल जाता है आजकल, उसमें उसको कन्वर्जन करके डाल दो, उसका कंटेंट हटा हाँ, के आप अपना कंटेंट डाल दो। अब शिवानी क्योंकि तुम मैम एक ऐसा है ना, काम कॉलेज करना। वाले मतलब कॉलेज वाले बोलेंगे कि बनाकर लाओ तो हम बनाकर ले जाएं। अब वो बोलेंगे नहीं तो हम कहाँ यूज करेंगे, आप मुझे ये बताओ। शिवानी शिवानी शिवानी, एक मिनट शिवानी, तुम एक काम करना, वो यूट्यूब में ये मिलता है, ठीक है ना, एम एस पॉइंट, पावर पॉइंट, वो जो एम एस वर्ड, सब कैसे बनाना है ना बनाना है, सब मिलता ये है। तो पता है, ये उसको तो वैसे ही जैसे ही आप पावर पॉइंट वगैरह खोलोगे ना, आप 10 ऑप्शन पे क्लिक करके देखोगे, अपने आप समझ आ जाएगा। नहीं नहीं, वही मैं कह रही हूँ मैम, मतलब पता सब कुछ है बट हम्म। यूज नहीं करा है। हाँ तो अब थोड़ा ट्राई करना, क्योंकि आईसीटीसी में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हाँ, हैं। ठीक है। हम्म मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं। अब मैम ऑब्वियस ही बात है, हमें हर हर की का यूज पता है, हर उसका हाँ सबका यूज पता है। बट ये ना कि यूज करा नहीं है, मतलब कि ओके वो अब, मैम 4 क्लिक हाँ मारेंगे तो आ जाएगा। हाँ लेकिन देखना, कई बार ना वो चीजें क्वेश्चंस में आ हाँ जाती हैं। ठीक है। हाँ अब वो हाँ, वही। कंप्यूटर में डेटा कैसे प्रोसेस होता है, आप चीजें डालते हो इनपुट के फॉर्म में, हम्म वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है आपको इंफॉर्मेशन की प्रोसेस में। ठीक है। हमने हम्म इनपुट डाला अल्फाबेटिकल फॉर्म में, कंप्यूटर ने क्या किया, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और फिर आउटपुट जो हमको दिखाया वो हमारी लैंग्वेज में दिखाया। ये इसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। अब ये जो है, ये हमारी जनरेशन है कंप्यूटर की। इसका सबसे बड़ा क्रक्स क्या है कि जैसे जैसे हमारा टाइम आता गया, वैसे वैसे हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो छोटे होते गए। ठीक है। और जब कंप्यूटर में जो रैम थी वो बड़ी होती गई, तो इसमें क्या है कि जैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने इसको इन्वेंट किया, तो जब सबसे पहले इसकी जो इन्वेंशन हुआ, फर्स्ट जनरेशन आई 46 से 59 में। इसमें मेन क्या है, इसका क्रक्स मैंने आपको बनाया है ये वाली स्लाइड में। ठीक है। ये पूरा क्रक्स है। ये क्या क्रक्स है कि फर्स्ट जनरेशन कब थी, 1940 से 56 में। इसमें जो सर्किट लगता था वो वैक्यूम ट्यूब था। इसमें जो मेमोरी की कैपेसिटी थी 20 KB थी। प्रोसेसिंग जो स्पीड थी वो 300 IPS थी। प्रोग्रामिंग मशीन सिर्फ मशीन लैंग्वेज होती थी, और एग्जांपल क्या है कंप्यूटर के, यूनिएक और इडीवैक। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, ये देखो। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, आपको कंप्यूटर रखने के लिए इतनी बड़ी जगह चाहिए, आपको एक कमरे के बराबर की जगह चाहिए होती थी। क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आती गई, जैसे जैसे हमारा इन्वेंशन होता गया, आईसीटीसी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमारे कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई और उसकी मेमोरी बड़ी थी गई। ठीक है। आप देखोगे आज आपके लैपटॉप में कितनी सारी चीजें सेव होती है, और आप अपने लैपटॉप को कभी भी कहीं भी लेके जा सकते हो। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, ये है आपका वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। इतनी बड़ी जगह चाहिए होती थी आपको एक कंप्यूटर को बनाने में। देख रहे हो, ये तो अभी आधा सा पार्ट है, और ये होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। ये भर गए आपके, तो फिर आपको दूसरे चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है। देन सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, साइज चेंज होती गई। क्या साइज में आ गया, 1956 में ट्रांजिस्टर आ गए। ट्रांजिस्टर वैसे रेडियो को भी हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं, यानी उसकी साइज हम्म और छोटी हो गई। स्पीड क्या हो गई, मेमोरी की कैपेसिटी क्या हो गई, 128 KB। प्रोसेसिंग स्पीड यही रही, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे लैंग्वेजेस बढ़ती गई। और जो लैंग्वेज आई उस समय आई फॉर्ट्रैन, कोबाल और एग्लो। यानी वो लैंग्वेज, जावा सी प्लस प्लस, क्या है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ये जावा और सी प्लस प्लस आई आपकी थर्ड और फोर्थ जनरेशन में। ठीक है। और इस टाइम पे आपका आईबीएम आया था। आईबीएम 1401, आईबीएम 7094, सीडीसी 3000D, यूनिएक 110। कई बार ये कंप्यूटर के नाम दे करके आपसे पूछ लेता है कि कौन सी जनरेशन के या इस जनरेशन के कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है। तो ये आपको हम पता होना पाइथन चाहिए। वगैरह बाद में है ना? हाँ? नहीं 63 में तो आ गए थे, ये आईबीएम ना सीरीज बाद में आई थी। लेकिन जो एग्जाम्पल है ना, वो जिसमें ये लगने लग गए थे 128 KB, तो ये आ गए थे सेकेंड जनरेशन में। आप देखोगे लैपटॉप उस समय कंप्यूटर कितने कम लोगों के घरों में हुआ करता था, हाँ। है ना। फिर जब थर्ड जनरेशन आई तो 64 से 71 आई। इसमें क्या यूज होने लगा, अंदर एक इंटीग्रेटेड चिप आने लगी। आप देखोगे मेमोरी कार्ड क्या होती है, एक चिप ही तो है आपकी, तो वो हम्म उतनी छोटी आने लगी। इसकी वजह से क्या हो गया, आपकी मेमोरी की आपकी कैपेसिटी बढ़ गई। और उसके बाद कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि चीज ज्यादा छोटी हो गई, तो उसको रन करने के लिए उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो इसलिए उसका क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई, 1 मिलियन इंस्टेंट पर सेकेंड। ठीक है। लैंग्वेज कौन सी आई, सी सी प्लस प्लस।
और इस समय आपकी IBM 360 की सीरीज आ गई थी और 1900 सीरीज आई थी। फिर जो फोर्थ जनरेशन आई जो 1971 से अभी प्रेजेंट टाइम और थोड़ा सा टाइम में और चलो, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गए और छोटे से सर्किट आ गए। इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी मेमोरी की स्पीड और चेंज होगी, हाई कैपेसिटी हो गई। और ये क्या हुआ, थर्ड जनरेशन से भी ज्यादा फास्टर हो गया। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी आई, C++, जावा और पेंटियम और मल्टीमीडिया वाले जो लैपटॉप से कंप्यूटर थे वो इस जनरेशन में आए आपके। ठीक है, और जो फोर्थ जनरेशन के बाद जो प्रेजेंट सिनारियो और अभी तक जो आगे चलता जाएगा उसमें क्या है, ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेमोरी कैपेसिटी हो गई अल्ट्रा लार्ज स्केल, कंप्यूटर की स्पीड वेरी फास्ट। ठीक है, इसमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी होगी, सारी नेटवर्क के लैंग्वेजेस। और अब हम कंप्यूटर को किस फॉर्म में यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक के फॉर्म में यूज करते हैं। याद है अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज देखी थी कि एक रोबोटिक गर्ल क्रिएट की गई है जो आपकी रिजेंबल कर रही है सेम आपकी फीमेल मेंबर की तरह। इवन उसमें ये तक दिखाया था कि शी कैन गिव बर्थ टू चाइल्ड ऑल्सो, रोबोटिक। एंड शी क्या मैम? शी इज, हाँ, क्या मैम? मैं बता रही हूँ कि अभी जैसे हम आज के जो कंप्यूटर की स्पीड चेंज हो गई है, लैंग्वेजेस में हम चेंज इम्प्रूवमेंट हो गया है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। तो आज अभी मैं कुछ दिन पहले देख रही थी कि एक ऐसा रोबोटिक क्रिएट हुआ है जो टू अभी कुछ बता रहा था कि आने वाले टाइम में इतने रोबोट क्रिएट हो जाएंगे। शी लुक्स लाइक अ फीमेल मेंबर एंड वो सारा काम कर सकती है एंड शी हाँ। कैन गिव बर्थ टू चाइल्ड ऑल्सो। हम्म। इवन उसका दिखाया भी था किस तरीके से। इवन उस बर्थ चाइल्ड, वो जब बर्थ चाइल्ड को बर्थ दे रही है ना, तो उसमें हम ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि हम जिस जीन के बंदे को चाहते हैं वो जीन का चीजें डाल के उसको बॉर्न करा सकते हैं। देखा था मैम आपने? इस पे तो मीम बन रही थी, हाँ हाँ देखा था। हाँ, मैम ठीक इस है। पे मीम भी बन रही थी कि आने वाले टाइम पे लड़कियां शादी होती है, यही सही। हाँ, यही सही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हाँ। किस वजह से हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, स्पीड इतनी बढ़ गई है। हमारे टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक के लिए यूज हो गए हैं। जो ये ड्रोन व्रोन होते हैं ये सब क्या है, आप यहाँ बैठ के यूएस की चीजों को कर पाते हो कैसे, टेक्नोलॉजी के थ्रू ना, कंप्यूटर के थ्रू ही ना। ठीक है, और जो भी हमारे जो बड़े बड़े से वो होते हैं ना, जैसे पहले आप देखोगे, आप रिजर्वेशन वगैरह काउंटर में जाते थे तब आपके कौन से कंप्यूटर यूज होते थे, आज तो वहां पे भी लैपटॉप है, लेकिन वहां पे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर यूज होते थे। लेकिन जहां जहां पे बहुत बड़ा काम चाहिए, बहुत बड़ा काम चाहिए, वहां पे आपको हाई, ये जैसे ये देखो, थर्ड वाले, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है, ये थर्ड जनरेशन की होगी, चिप छोटी हो गई ना, चिप डलती है जिससे प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, फिर हम्म। उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ हमारा, फिर धीरे धीरे हमारा क्या होने लग गया, कंप्यूटर बिल्कुल छोटे होने लग गए और चीजें आगे और ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई। देखो स्पेस देखो कितनी है, कितनी स्पेस ली है हम्म। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर ने। और आप देखो एक हम्म। छोटी सी टेबल पे बैठ के हम क्लासेस ले लेते हैं, है ना। मैम फोन देखो, सबसे छोटा जो वो है वो फोन है, फोन है देखो, कैसे हम आईसीटीसी छोटे, का। ICTC और का। मैम मतलब उनमें इतना स्पेस है कि लैपटॉप से भी ज्यादा फोन में कैरी कर सकते हो। हाँ, तो वही आप तो मैंने वही कहा ना, अब पहले के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट हो गया कि आपकी चीजें जो फिजिकली जो टेंजिबल चीजें हैं वो उसकी मतलब ये साइज छोटी होती जा रही है और मेमोरी उसमें ज्यादा होती जा रही है। हम्म। ठीक है, स्पीड उसकी डबल होती जा रही है, क्योंकि देखो जब आपके पास कोई बहुत सारी चीज है, उस मतलब मान लो एक कंप्यूटर का जो सेटअप है आपके एक कमरे में, उस पूरे को रन करने के लिए प्रॉपर एनर्जी चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन अगर उसी काम को करने के लिए आपके पास थोड़े से ही काम को करना, मतलब थोड़े सिस्टम पे ही काम करना है, तो उसकी स्पीड बढ़ गई है। तो जैसे से जितना जितना ज्यादा आपकी वॉल्यूम साइज छोटी होती जा रही है आपके इंस्ट्रूमेंट्स की, उतना ज्यादा स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये आप लोग ये पढ़ लेना। हम्म। अब अपना लॉजिकल शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना तो दिक्कत नहीं थी किसी चीज की, चलेगा ऐसे थोड़ा थोड़ा सा करा के, क्योंकि हाँ ये मैम बेसिक धीरे चीज है। धीरे। हाँ, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जब हमारा वो वाला पार्ट आएगा तो हम उसको प्रॉपर एक क्लास प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं अपना लॉजिकल रीजनिंग जो हम कर रहे थे।
लॉजिकल रीजनिंग में हमने क्या क्या कवर कर लिया था? मैम हमारे स्क्वायर कंप्लीट हो गया था। स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस वगैरह कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, हम्म। हमने समझ लिया था कि कब ट्रू है तो क्या क्या ट्रू फॉल्स होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो हमने बेसिक्स क्या क्या देख लिए थे कि एक आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट में आपकी स्टेटमेंट होता है, दो स्टेटमेंट को हम प्रोमाइसेस कहते हैं, एंड ऑलवेज आर्ग्यूमेंट कम अंडर द आइदर वन और टू स्टेटमेंट और वन कंक्लूजन इज द कंपलसरी, राइट। तो जो जो स्टेटमेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रोमाइसेस, और एक कंक्लूजन होता है। एंड ऑलवेज स्टेटमेंट कैरी योर सब्जेक्ट, योर कॉपुला एंड योर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में हम बात करते हैं, कॉपुला मीन्स जिसमें जो रिलेशनशिप बताता है, एंड प्रेडिकेट मीन्स कि जब हम उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि अगर प्रोमाइसेस दिए तो हम हाउ वी विल कैलकुलेट दैट कंक्लूजन विच इज गिवन is right or not, is valid or not as per the premises which is given in the question, right? And second चीज what we have to remember, either the statement जो actually में reality में logical base में अगर वो statement गलत है, but we have to assume that the whatever is written in the question that is the correct, right? ये हमने पढ़ा था, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर हमने क्या देखा था, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में देखा था कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हमारे चार हैं, ए ई आई ओ यू। ए और ई के नाम को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्ररी, राइट। ए और ई के नाम को हम कॉन्ट्ररी बोलते हैं। ए और आई और ई और ओ के नाम को हम सब अल्टरेशन बोलते हैं। आई और ओ के नाम को हम सब कॉन्ट्ररी बोलते हैं। एंड ए और ओ और ई और आई के नाम को हम कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि ए टाइप और ई टाइप क्या है, बोथ आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल इन ए क्वांटिटी फॉर्म, राइट। But in a quality form, A talk is a positive aspect, it means affirmative aspects, and E talk about the negative aspects. In the same way, I and O in quantity form they talk about the particular way में, but I talk about the particular affirmative and O talk about the particular negative. ठीक है, ये क्लियर था। फिर हमने क्या देखा था कि इसी के बेस पे हमने ये भी देख लिया था कि हमें अगर नाम का पूछता क्वेश्चन तो हम कैसे कवर करेंगे। फिर हमने ये भी देखा था कि ए क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। तो ए में क्या है मेरा, सब्जेक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि हमने क्या कहा था, ऑल एस आर पी। तो सारे सब्जेक्ट के अंदर आपका पी आ गया, इट मीन्स कि एस जो है यानी सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट को कवर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। वही हमने प्रेडिकेट को देखा था कि प्रेडिकेट कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा था। इन्हें ए टाइप, योर सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड योर प्रेडिकेट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ई फॉर्म में समझ आ रहा है शिवानी, आ रहा, रिवीजन हो रही है चीजें? ठीक है, एंड ई फॉर्म में हमने क्या देखा था, नो एस आर पी, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर अगर उसको किसी के साथ शेयर करने की देंगे तो वो फ्री है, एक दूसरे के साथ शेयर किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो उसमें सब्जेक्ट भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड था और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, देन हम आई के टाइप में आते हैं। आई में क्या था, सम एस आर मैम पी। ये स्लाइड चेक नहीं, वो मतलब स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही ना? हाँ मैंने करी नहीं है, मैं तो सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। हाँ, मुझे लगा शायद से वो हो गया स्टॉप। नहीं नहीं अच्छा नहीं अच्छा। नहीं, मैं हाँ रिवाइज ठीक है करा रही हूँ मैम। कि हमने लॉजिकल में कितने हाँ क्वेश्चंस वो के सही। चीजों को लेके कवर कर लिया है। ठीक है, तो हम्म। हमने ई में क्या किया, सम एस आर पी, यानी सम है, उस सम में से कुछ पी है, यानी 100 है, 100 में से 80 पी है, 90 पी है, वो पता नहीं है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या कहा कि जो सब्जेक्ट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली चीजें क्लियर नहीं हो रही है, और लेकिन प्रेडिकेट जो है कुछ ना कुछ चीजें शेयर कर रहा है, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड में आ गया। ठीक है, हम्म। इसमें क्या था, दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्या किसमें था, मैम, ई में? दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, एक में हाँ क्या था, बताओ। मैम, ई वाले में, हाँ, ई में दोनों दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड था। था, दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड। आई में सॉरी, आई में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड था। अच्छा हाँ, ठीक है आई में, हाँ आई है में। ना। और ओ में क्या, सम नॉट आ रहा था। सम नॉट मतलब हम्म। कि सम एस आर नॉट पी, तो यानी जो सब्जेक्ट है उनमें से कितना पी है वो हमें क्लियर नहीं हो रहा है, वो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, लेकिन पी है इतना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, ये सारा हमारा हो गया था। फिर हमने क्या देखा था, एक बेस्ट तरीका देखा था। अब आपको, आप लोगों ने कल उस दिन कुछ क्वेश्चंस किए थे ट्रू और फॉल्स वाले, किए थे? बुक्स। बुक से किए थे बुक्स। कुछ? हमने तो कवर किए थे, आप लोगों ने किए हैं कुछ? यस मैम। किए, समझ आया? अच्छा मैम, हाँ वही चीज है, स्टेटमेंट्स गिवन, किसी में ट्रू किसी में फॉल्स, किसी में
मतलब वो बताना है आपको कि हाँ, सेटिस्फाइड, मतलब ये सब चीजें हैं। बस क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। और जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे आपको इसका बेसिक पता नहीं, क्योंकि मैंने इतना क्रक्स बता दिए कि आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक ट्रू के केस में कर रहे हो, ए ई आई ओ। ठीक है, ए ई आई ओ, ट्रू, ए ट्रू, ई ट्रू, आई ट्रू, ओ ट्रू। ठीक है, ट्रू। ओ फॉल्स, फॉल्स। आई फॉल्स, फॉल्स। ई ई फॉल्स। फॉल्स ए और फॉल्स। ए फॉल्स। एक को हमने क्या लिया, एक को हमने क्या लिया, फॉल्स। जब हम बेस बना रहे हैं तो एक को हम क्या कर रहे हैं, हम जो ट्रू। बेस बनाएंगे हम किस तरीके से हाँ। बनाएंगे, वर्टिकल फॉर्म में बना रहे हैं। हाँ। बेस बना रहे हैं तो वर्टिकल फॉर्म में बना रहे हैं ना। ठीक है, कि अगर ए ट्रू होता है तो क्या क्या फॉल्स होगा। ठीक है, अगर ई ट्रू होता है तो क्या क्या फॉल्स होगा, और आई ट्रू है तो क्या क्या फॉल्स होगा। तो अब ये हो गया, अब यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ये मैंने सेग्रीगेट हो जाए इसीलिए मैंने स्मॉल और कैपिटल लिखा है। यहाँ पे ट्रू है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स है तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ये अनडिटरमाइंडेड आ जाएगा चीजें। ठीक है, वही। अनडिटरमाइंडेड, अनडिटरमाइंडेड, अनडिटरमाइंडेड। हाँ जी। ठीक है, अब अगर मेरे ए ट्रू स्टेटमेंट आता है तो अब आप देखो क्या क्या चीजें हैं। ई आपका फॉल्स हो जाएगा, आई आपका ट्रू हो जाएगा, और ओ आपका फॉल्स हो जाएगा। वहीं अगर ए मेरा फॉल्स होता है, ए मेरा फॉल्स होता है तो ई मेरा अनडिटरमाइंडेड होगा, आई मेरा अनडिटरमाइंडेड होगा, और ओ मेरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक के रिलेशन हमेशा उल्टे चलेंगे। ठीक है, अगर ए ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, और अगर ये फॉल्स है तो वो ट्रू होगा। ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी में चलेंगे। बाकी आपको ये टेबल पूरी क्लियर है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, चलो ये क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। अब हम आते हैं कुछ फैलिसीज पे। फैलिसीज क्या होती है, फैलिसीज से आप लोग क्या समझते हो? कौन? मैम फॉल्स। फैलिसीज मतलब, फैलिसीज मतलब एरर। भ्रांतियां जो हम अपने माइंड में क्रिएट कर चुके होते हैं। ठीक है, एरर। तो ये क्या कह रहे हैं, फैलिसीज आर एरर इन एन आर्ग्यूमेंट दैट डिसीव्स द माइंड। क्या करता है वो, फैलिसीज एक ऐसा एरर होता है जो अपने माइंड में भ्रांतियां पैदा कर देता है। ठीक है, एन आर्ग्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, प्रोमाइसेस एंड कंक्लूजन। एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड व्हेन द ट्रूथ ऑफ द प्रोमाइसेस गारंटी द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि मैं एक आर्ग्यूमेंट को वैलिड कब बोलूंगी, जब मेरे प्रोमाइसेस के हिसाब से कंक्लूजन सही होगा। The premises that give no rational ground for accepting the conclusion are defective form of argument known as the fallacy. अब ये क्या कह रहा है, the premises that gives no rational ground for accepting the conclusion, यानी उस आपके पास premises भी हैं, ठीक है, कंक्लूजन भी है, लेकिन वो कंक्लूजन premises इस तरीके से है कि वो आपके मन में ना भ्रांतियां पैदा कर रही हैं, तो वो आपका क्या होता है, उसको हम कहते हैं fallacies। ठीक है, डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। Then fallacies can be positively in order to avoid or expose error, or it may be used for negative means in order to style deceives। ठीक है, यानी fallacies हम कई बार हमने कि हम लोग कई बातें मजाक में बोलते फिर कहते हैं यार हम तो मजाक करते तू तो सच मान लिया। हम्म। तो वो क्या होता है, हम जानबूझ के चीजों में भ्रांतियां पैदा करते हैं, एरर पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से होते हैं, ये दो तरीके से होते हैं। पहले आप ये देख लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट में, एन आर्ग्यूमेंट may be fallacious in three ways। कैसे, material error in material content through misstatement of the facts, verbal or incorrect use of the term, formal error in structure through the use of improper process of inferences। यानी क्या होता है कि हम भ्रांतियां कैसे कर सकते हैं, मैं आपको अगर कोई एरर क्रिएट करना चाहूँ, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता हूँ, हाउ आई कैन डू, मैं किसमें कंटेंट में कुछ गड़बड़ कर दूंगी। ठीक है, दूसरा मैं क्या करूंगी, मैं बोल कुछ और दूंगी, बोलना कुछ और था बोल कुछ और दूंगी। अच्छा मैम, तीस जैसे ये मतलब
हम कह सकते हैं ना कि मान लीजिए आपने कुछ बोला और मैंने कुछ, मतलब जो हमारे हाँ बीच में चल रहा है, हाँ तो अगर मान लीजिए आपने वही वाला ना कि आपने बोला कुछ और आपने लिखा कुछ और है, हाँ, लिखा कुछ तो और। वो मैंने मेरे मन में। मैंने क्या किया, जानबूझ के स्टेटमेंट में ऐसे कुछ चीजें डाल दी जो आपके मन में एरर क्रिएट करे, यानी भ्रांतियां पैदा करे। ये क्या समझ नहीं आ रहा मुझे। ताकि ये होगा या फिर ये हाँ, होगा, ठीक है, मतलब होगा, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट करें। हाँ, दूसरा क्या है कि मैंने इनकरेक्ट टर्म यूज कर लिया किसी भी चीज के लिए। जैसे मैंने हम्म। कहा, जैसे कैसे बताऊं मैं आपको, जो मैम जैसे चीजें, ये। हाँ, हाँ। एरर का मतलब जो चीजें देखने में तो कई बार ठीक ठीक लगती हैं, लेकिन कभी कभी जैसे हमने बोला कि आप आपने जैसे बोला कि कैसे, एक सेकंड मेरे को एग्जांपल बेस्ट सोचने दो आप लोगों के लिए। हम्म। रुको, मत जाओ, यानी मैं क्या कह रही हूँ, आपको लगा कि मैं बड़े प्यार में बोल रही हूँ कि मत जाओ, लेकिन मैं एक्चुअली चाह रही थी आप चले जाओ। हम्म। ठीक है, तो वो क्या हुआ, कई बार मैंने क्या किया, इनकरेक्ट यूज कर दिया स्टेटमेंट्स का, टर्म्स का। ठीक है, फिर फॉर्मल एरर इन स्ट्रक्चर थ्रू द यूज ऑफ इम्प्रॉपर प्रोसेस ऑफ इन्फरेंसिंग। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक तरीके से देखने, आप मैंने प्रेजेंटेशन तो सही कर दिया, पर कहीं ना कहीं अच्छा आपने उसको पढ़ने के बाद गड़बड़ी मैम, हो गई। मैम जैसे हम ये एग्जाम्पल कह सकते हैं, मतलब ये एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। हम्म मान लीजिए कोई खाना खाने बैठा है हाँ, और अंदर सब्जी कम है, हम्म और वो हमारे कोई घर का सदस्य है, वो एक किसी मेहमान के साथ बैठा है और हम्म उसको पता है कि अंदर सब्जी कम है। हाँ, लेकिन हम फिर भी वो प्रेजेंट कह रहा है करेंगे, अरे नहीं नहीं, लाओ और लाओ, हाँ अरे और दो। तो हाँ मैं मान लो मैं खाना लेके जा रही हूँ और मैं तो एक तरफ से, मतलब मैं गलत मूड से कह रही हूँ कि अरे ले लो, मतलब मैं देना हाँ नहीं चाह रही हूँ, पता है तुम्हें, हाँ, बट मेरा कहना वो है कि ले लो ले लो, प्लीज। हाँ, कि मतलब वट एवर। तो इससे क्या हो कि उनको तो नहीं पता चलेगा कि अंदर सब्जी नहीं, लेकिन हमें पता है। तो हमने क्या हाँ। किया, लोगों के मन में भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं हम्म। फैलेसीज। ठीक है, मैम सच में ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं लेंगे वो, हम मेरा लोग वाला सबके मार पास खाएगा ना फिर। नहीं खाएगा। हम्म, फिर हम कहेंगे अरे साहब, अरे ये ट्राई करिए, ये बड़ा अच्छा बनता है हमारे यहाँ। जो चीज होगी वो हम कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम उसके मन में भ्रांति ही पैदा कर देंगे कि यार वाकई में सब्जी अवेलेबल नहीं थी, या वाकई में ये हमसे ये टेस्ट कराना चाह रहा था। हम्म। ठीक है, चल, देन यूजिंग इथोस, लोगोस एंड पैथोस टू टेस्ट आर्गुमेंट फॉर फैलेसी। अब ये क्या होता है, इथोस क्या होता है, लोगोस क्या होता है, पैथोस क्या होता है, इसको भी हम इसमें यूज करते हैं। इथोस क्या होता है, इज एन आर्गुमेंट दैट अपील टू एथिक्स, अथॉरिटी और क्रेडिटिबिलिटी। अब इसको समझो, क्या आप क्या समझ में आ रहा है कि हम कभी कभी क्या कर रहे हैं कि जो फेलिसीज होती हैं, कई बार हम क्या कर रहे हैं कि कभी कभी भ्रांतियां पैदा होती है। तो इथोस का मतलब क्या हो रहा है कि इज एन आर्गुमेंट दैट अपील टू एथिक्स, अथॉरिटी एंड क्रेडिटिबिलिटी। यानी यानी बताओ, क्या क्या कर रहे हैं हम इसमें, रेगुलेशंस में। अरे, क्या कर रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी चीज को क्यों मानते हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें किसी हम्म। अथॉरिटी ने बोला है। ठीक है, जिसे हम नहीं भी चाहे, हमारे मन में भ्रांति भी हो, लेकिन हम उसको क्यों मान रहे हैं, बिकॉज सम अथॉरिटी हैज सेड, और बिकॉज इट्स इन अवर एथिक दैट वी हैव टू डू, राइट। कि why we are doing, there is some misconception, there is a deceiveness in our mind, but still we are doing। अच्छा मैम, जैसे हम लोग कोई हमारे रिचुअल्स होते हैं हाँ बट हमें पता नहीं होता है, हम बोलते हैं क्यों, लेकिन बस ये होते हैं तो करना है, हाँ, मतलब मतलब हमारे कर मन लो। में भ्रांति है कि भाई क्यों करना चाहिए, बट स्टिल वी आर डूइंग बिकॉज सम अथॉरिटी हैज सेड, और बिकॉज इट्स इन अवर एथिक्स। हम्म। देन सेकंड, लोगोस इज एन आर्गुमेंट दैट अपील टू लॉजिक। अपील टू लॉजिक का मतलब कि हम किसी भी चीज को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो लॉजिकली कह रहा है। ठीक है, तर्क के साथ। और पैथोस का मतलब एक आर्गुमेंट दैट अपील टू इमोशन, कि जो इमोशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इन चीजों को हम पॉइंट अभी आप ध्यान रखो, फिर आगे आगे जैसे 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 आता जाएगा वैसे वैसे आपकी चीजें कवर होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो बताओ, समझ आ गया कि एक्चुअली होता क्या है, आपकी फैलिसीज क्या होती हैं। फैलिसीज, मैम लोगोस, मैम फिर लोगोस किसे बोलेंगे? इमोशंस, इमोशंस, जो इमोशंस के वजह से हम चीजों को मानते हैं।
अच्छा। ठीक है। अब फेलिसीज दो तरीके की होती है, एक होती है फॉर्मल फेलिसीज और एक होती है इनफॉर्मल फेलिसीज। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल का क्या मतलब होगा? ऑफिशियली ऑब्वियस। जिसमें स्ट्रक्चर में चीजें दिक्कत कर दी हाँ। गई हैं। और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? कि जिसमें कंटेंट में दिक्कत हो गई है। ठीक है। फॉर्मल का मतलब कि एक प्रॉपर फॉर्मेट था, हमने कुछ उसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस कर दिए। इनफॉर्मल का मतलब कि कोई स्ट्रक्चर तो वैसे ही नहीं होता, बट हमने कंटेंट अलग बता दिया, बात को बढ़ा चढ़ा के आगे बता दिया। दैट इज योर इनफॉर्मल फेलिसी। अब फॉर्मल फेलिसी क्या होती है, इसको हम देखते हैं। Formal fallacies are those which have error in the form, arrangement, and technical structure of an argument. ठीक है? Then real question is not if a confusion is true or false, but whether the structure of the argument is correct or incorrect, valid or invalid. यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट है या नहीं है, उसको हम कहते हैं फॉर्मल फेलिसीज। The concluding statement of the argument may be objectively true even if the argument is formally invalid, or the concluding statement may be objectively false though the argument is formally valid. अब इसमें क्या कह रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्टेटमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव तो ट्रू होता है, लेकिन उसका जो ये जो है आर्ग्यूमेंट जो फॉर्मली है वो इनवैलिड हो गया। क्यों इनवैलिड हो गया? क्योंकि उसके स्ट्रक्चर को जो है वो हमने उसको अलग तरीके से डिजाइन कर दिया। उसका ऑब्जेक्टिव तो सेम था, राइट, उसका ऑब्जेक्टिव करेक्ट था, बट द डिजाइनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज डन विद स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम कर दी। अब दूसरा क्या करता है कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मे बी ऑब्जेक्टिवली फॉल्स, कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट गलत है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म किया गया है, जो पर्पस बनाया गया, वो आपका फॉर्मेशन जो है वो वैलिड हो गया। ठीक है। अब इसमें हम एक एक करके देखते हैं। जैसे फॉर्मली वैलिड आर्ग्यूमेंट देखो, ट्रू है और वैलिड है। ऑल मेन आर मॉर्टल, सुहेल इज ए मैन, देयरफॉर सुहेल इज ए मॉर्टल। तो इसमें मैंने क्या किया, ये टाइप बता रहा है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट के टाइप बता रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमने स्टेटमेंट सही किया, लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें दिक्कत हो गई, वो इनवैलिड हो गया। लेकिन वहीं पे कहीं पे कंक्लूजन सही गलत है, लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है। तो इसी के एग्जाम्पल बता रही हूँ कि हमारा ये किसका एग्जाम्पल है कि चीजें ट्रू भी है और वैलिड भी, यानी जो मेरे स्ट्रक्चर है स्टेटमेंट का, वो फेलिसीज का, वो ट्रू है, मतलब सही है, और साथ में आपका कंक्लूजन भी ट्रू है। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ये मेरे मैन है हो गए, ये मेरे मॉर्टल हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, सुहेल इज ए मैन, तो सुहेल इसी के अंदर आएगा, देखो सुहेल इज ए मॉर्टल। तो इसमें क्या हुआ, जो स्ट्रक्चरिंग है स्टेटमेंट की वो भी ट्रू है, और जो कंक्लूजन है वो भी आपका वैलिड है। ठीक है, समझ आया शिवानी आपको? यस मैम। देन यस मैम। सेकंड क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट और बट कंक्लूजन वैलिड। अब देखो फॉल्स कैसे, ऑल मैन आर ग्रीन। ठीक है, सुहेल इज अ मैन, देयरफॉर सुहेल इज ग्रीन। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो पहला स्टेटमेंट वो तो मेरा गलत है, यानी मैंने इसमें क्या किया, मैंने फॉर्मल पॉलिसी फैलेसी में स्ट्रक्चर में दिक्कत कर दी। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, स्टेटमेंट मेरा गलत है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो वैलिड है, स्ट्रक्चर यानी कंक्लूजन का वैलिड है। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑल मैन आर ग्रीन, मैन हो गए, ये ग्रीन हो गया। ठीक है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे समझोगे तो क्या मैन ग्रीन होते हैं? मैम नहीं। वही चीज है ना, जैसे अगर मतलब हमने बोला कि मतलब जो फॉर्मल है हम्म, इसमें स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिलेगा कि मतलब एरर, हाँ हाँ। तो फिर ऑल देखो मैन आर ग्रीन, तो ये इसमें ये बता रहा है, देखो इसमें हम चार तरीके से चीजों को देख रहे हैं। एक तो ये कि जहां पे मेरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी जो आर्ग्यूमेंट का जो स्टेटमेंट है, यानी जो फॉर्मल फैलेसी है वो भी ट्रू है, यानी इट्स वैलिड है, और प्लस कंक्लूजन भी मेरा ट्रू है। ठीक है, एक तो वो केस हो गया। एक केस क्या हो गया कि मेरा स्ट्रक्चर तो वैलिड है, यानी जो मैंने कंक्लूजन में निकाल रही हूँ उसके बेस पे ये तो मेरा सही है, लेकिन मेरा स्टेटमेंट गलत है ना। ठीक है, क्योंकि सुहेल, अगर मैं इस स्टेटमेंट के बेस पे देखूंगी तो सुहेल ग्रीन ही आएगा, यानी स्ट्रक्चर जो है आर्ग्यूमेंट का वो वैलिड है, ये इस आर्ग्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो वैलिड है,
लेकिन जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, मैम हम किस हम उस इसमें पे ना अलग बोलेंगे? अलग टाइप्स देख रहे हैं, हम ना इसमें अलग अलग टाइप्स देख रहे हैं कि कैसे करेंगे। एक टाइप देख रहे हैं कि जहाँ पे मेरे स्टेटमेंट्स भी ट्रू है और जहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर भी ट्रू है। ठीक है, दूसरा टाइप हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेटमेंट मेरा गलत है लेकिन स्ट्रक्चर मेरा सही है। ठीक है, मैम स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल पहला वाला एग्जाम्पल जो ट्रू और वैलिड वाला है। हाँ वो ऐसा है कि जिसमें मेरे स्टेटमेंट भी सही है और मेरा स्ट्रक्चर भी सही है। ठीक है, जैसे मैम हम एक एग्जाम्पल ये ले, जैसे इसमें 3 एग्जाम्पल्स है ना। एग्जाम्पल बेटा वो एक ही है, ये एग्जाम्पल एक ही है। हाँ। ये दोनों प्रमाइसेस हो जाएंगे और ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। ये अच्छा अच्छा। क्योंकि आपके आर्ग्यूमेंट में एक या दो से ज्यादा प्रमाइसेस होंगे और एक कंक्लूजन तो होना ही चाहिए, तभी वो आपका जाके आर्ग्यूमेंट बनेगा, नहीं तो वो आर्ग्यूमेंट बनेगा ही नहीं। All men are green, all men are mortals, who is a man? अच्छा, इसलिए नीचे वाला फॉल्स बोला है कि ऑल मैन आर ग्रीन। हम्म, तो इसमें बट वैसे तो स्टेटमेंट तो मेरा कंक्लूजन गलत है सही लेकिन निकल रहा वैसे है। देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट वैलिड हाँ, आर्गुमेंट वैलिड है। है, ओके। स्ट्रक्चर जो है आर्ग्यूमेंट का वो सही है। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा तो इसमें मैम ये वैसे तो ये हम जैसे। एग्जाम्पल पता है किसका है? ये एग्जाम्पल उसका है जहां पे मैं एक आर्ग्यूमेंट को वैलिड दे रही हूँ, यानी जो फॉर्मली फॉर्मर फेलिसी वाला जो है वो वैलिड है। और फॉर्मल फेलिसी क्या है कि जहां पे मेरे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर सही है। फॉर्मल फेलिसी का मतलब क्या हुआ कि जहां पे मेरे स्ट्रक्चर में गलती आ गई है। ठीक है, इसको हमने दो में डिवाइड किया गया, एक बताया है फॉर्मल फेलिसी विथ वैलिड आर्ग्यूमेंट एंड देन फॉर्मल फेलिसी विथ इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। हम्म। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दोनों एग्जांपल दिए कि जिसमें मेरा स्टेटमेंट भी ट्रू है और मेरा आर्ग्यूमेंट भी वैलिड है, यानी मेरा फॉर्मल फेलिसी आर्ग्यूमेंट जो है स्ट्रक्चर है वो भी सही है। दूसरे में क्या है कि मेरा स्टेटमेंट गलत है लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट वैलिड है, आर्ग्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो वैलिड है। ठीक है, ऐश समझ। मतलब मैम बस एक बार लास्ट कि जैसे हमने बोला ना कि सेकंड वाले में कि ये वैलिड है, ये तो ठीक है, वो तो स्ट्रक्चर साफ वैलिड है दिख रहा बच्चा, स्ट्रक्चर वैलिड है। है। हाँ हाँ, मतलब हम्म स्ट्रक्चर वैलिड है, वो तो दिख रहा है मैम। हम्म बट हमने इसको फॉल्स बोला, हमने इसलिए बोला क्योंकि ऑल मैन आर ग्रीन, क्योंकि हमें पता है हाँ मैन ग्रीन थोड़ी ना होते हैं। हाँ, नहीं होते हाँ। हाँ। यहाँ तो हमने भ्रांति पैदा करी ना। अच्छा अच्छा, क्योंकि पीछे हम मान रहे थे ना मैम, देन जो उसने कह दिया वो सही है चाहे वो कुछ भी बोले। हाँ, हाँ तो अच्छा, मुझे लगा उस लेकिन कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पे हम। लेकिन हम यहाँ पे फेलिसीज देख रहे हैं ना। अच्छा, मतलब इसमें वही चीज है, ओके, अकॉर्डिंग रियलिटी है, ठीक है। ठीक है, देन फॉर्मली इनवैलिड आर्गुमेंट। अब इसमें क्या है, आपका स्टेटमेंट भी फॉल्स है और आपका स्ट्रक्चर भी इनवैलिड है। अब क्या कह रहे हैं, सम मैन आर ग्रीन, सुहेल इज अ मैन, सो सुहेल इज अ ग्रीन। तो अब इसका अगर ये बनाओगे तो ये मैन है, इस मैन में से कुछ मैन ग्रीन है। ठीक है, ये ग्रीन आ रहा है, सुहेल इज अ मैन। अब हमको नहीं पता ना कि सुहेल इसके अंदर आएगा या इसके अंदर आएगा, तो मैं कैसे कह हम्म दूं कि सुहेल भी ग्रीन है? क्योंकि मेन हम्म। में से कुछ मेन ही तो ग्रीन है। अच्छा, इसीलिए फॉल्स बोला है। हाँ, अच्छा तो अच्छा। ये क्या है, अच्छा, ये मतलब पिछले फॉर्मली वाले स्टेटमेंट की वजह से। आर्ग्यूमेंट फॉल्स भी है और इनवैलिड फेलिसी भी है ये, फॉर्मल हम्म। इनवैलिड फेलिसी। ठीक है, इनवैलिड है ये, वैलिड नहीं, इनवैलिड है। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, चले आगे। मैम एक सेकेंड ना। हाँ हाँ, पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है मैम। हम्म ठीक है, समझ आया? हम्म।
अब सेम इसमें हमने क्या किया, इनवैलिड को ही देख रहे हैं, तो इनवैलिड में हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू कर दिया और बाकी जो आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो इनवैलिड है। अब देखो क्या कह रहा है, सम मैन आर मॉर्टल, सुहेल इज ए मॉर्टल, सो सुहेल इज ऑल्सो ए मॉर्टल। तो ये वही चीज आ गई कि ये तो क्या कह रहा है कि हाँ मैन तो मॉर्टल होते ही है, ठीक है, ये मैन बन गए, इनमें से कह रहा है कुछ मैन मॉर्टल है, ठीक है, मैन मॉर्टल है, ये मैंने, अब सुहेल इसके अंदर आता है, ये इसके अंदर आता है, पता नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों चीजें ही गड़बड़ कर रहा है कि इसमें एक चीज तो सही बता रहे कि हाँ मैन तो मॉर्टल है, वो बात अलग है कि इसने सम लगा दिया यहाँ पे, उस सम को ना ध्यान देकर के, अगर हम सिर्फ ये देखें कि मैन तो मॉर्टल है, तो सारे आदमी तो मॉर्टल मॉर्टल तो है ही, मरणशील तो है ही। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जो कंक्लूजन निकाला है, वो स्ट्रक्चर जो है वो आपका इनवैलिड है। मैम यहाँ पे इनवैलिड इज अ सम। हम्म एक मैम सेकंड, यहाँ पे मैम एक मिनट। मीन्स सम मेन एक सेकंड, एक सेकंड, इस लाइन को पढ़ो अब आप लोग, ये पढ़ो, ये आपके काम, पढ़ो इसको, कौन सा वाला मैम? ये वाला, ये यहाँ से वो इसी एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, पढ़ो। ऊपर वाला मैम? हाँ ये यहाँ से ये, मैम एक बार पीछे दिखा दीजिए। हाँ मैम ठीक है। समझ आया, अब क्लियर हो गई चीजें, निवेदिता आपको क्लियर हो गई, यस मैम। है ना, कि हमारे पहले दो केस में क्या हो रहा है कि आपका ये, एक तो हमने ट्रू और वैलिड का केस देखा, एक हमने फॉल्स और वैलिड का केस देखा, सेकंड में हमने क्या देखा, इनवैलिड का केस देख रहा है, लेकिन उसमें एक इनवैलिड में क्या है, मेरा स्टेटमेंट सही है, और एक इनवैलिड में क्या है, मेरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये थोड़ी फैलेसीज आप लोगों का दिमाग थोड़ा खराब करेंगी, पर ठीक है, कोई नहीं। यही कर रही है मैम, बाकी सबने नहीं करा। हाँ, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम कल करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा आपको ये फॉर्मल फैलेसीज ही है ना। ठीक है, इलिसिट, बैड रीजन, और कुछ कुछ एक दो है जो इसमें है ना, वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, कल कॉपी पेन रखना, ये फैलेसीज है, और फॉर्मल की कुछ और भी टाइप्स की फैलेसीज हैं जो मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी, ठीक है। और फिर हम ये करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये समझ आ जाएगा, तो इसमें भी फ्री के मार्क्स हैं, पता है। हम फैलेसी समझ अभी लेते हैं पहले आज, हाँ, इतनी। ठीक है, पहले नहीं, वो तो खैर पहले से ही समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। हाँ। हम्म बाकी कल करें, अभी यस रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ मैं, ठीक है।
अभी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं मैम।